नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारत G20 समूह देशों की अध्यक्षता कर रहा है। निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए गर्व की बात है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? वैश्विक रूप से भारत पर इसका कैसा असर होगा, यह समझना भी जरूरी है। अगले 1 वर्ष तक भारत दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न समूह देश G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 समूह देशों में विश्व की आबादी का 60%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जीडीपी का 80% हिस्सा शामिल है। लेकिन इन सब के साथ साथ ये समझना जरूरी है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत को मिली G20 की अध्यक्षता पर क्या सोच रखता है। इसी विषय पर आज के न्यू इंडिया डिबेट, और इसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास और मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजय पांडे। आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर मनीष दबाड़े भी जुड़ रहे हैं। आप भी इसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मेरा सबसे पहला सवाल, G20 प्रेसिडेंसी के मायने क्या हैं? देखिए, पिछले 3 सालों से विश्व एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। पहले तो कोरोना महामारी थी। पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध है। उसके कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है, ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ है, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका संकट उत्पन्न हुआ है, और इसके अलावा भी अन्य प्रकार के संकट हैं जो और लंबे काल से चले आ रहे हैं। पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, और अन्य विश्व के अन्य हिस्सों में भी तनाव है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। वैश्विक आतंकवाद एक बड़ी भारी चुनौती रहा है। इन सब के बीच आज जब भारत को अध्यक्षता मिली है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये संकट विकासशील देशों के लिए अधिक विकट है, क्योंकि उनके पास संसाधन कम हैं इनसे निपटने के लिए। तो ऐसी आशा की जा रही है कि भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के जो भी हित हैं उन पर अधिक चर्चा होगी, और इस विषय में कुछ परिणाम निकलेंगे जिससे विश्व का हित होगा और विशेषकर आगे बढ़ने वाले विकासशील देशों का हित होगा। ठीक है, प्रोफेसर मनीष, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? G20 अगर हम इस समूह को देखें, इसके इतिहास को देखें, सो इट केम एज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग एंड द आइडिया वाज देयर आर मेनी चैलेंजेस विद which the so called very developed western countries could not easily manage. So they wanted more and more participation of the developing countries of the global south, so called global south. So I think it is a wonderful opportunity for India to really share its own concerns and the concerns of the global south via the G20. So I think it's a very important milestone in India's diplomacy, and there are many other advantages, many other issues which I'm sure are part of the discussion, but I think it is a historic opportunity, and चाहे वो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी, या G20 शेरपा है. So I mean, one of the very important things which they have been regularly saying is that G20 is actually a once in a lifetime opportunity for India to project its ideas, to project its values, and what sort of leadership role is India willing to play to manage and to offer solutions to global problems. I think that is what we really need to understand about the importance of G20 in these times. सीधा सवाल मेरा स्टूडेंट्स से, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए G20 की अध्यक्षता? As a student of international study here in JNU, many of the international organizations like United Nations, World Bank and IMF, they are created for the serving the interest of the West, the developed nation. But it's now a high time India got the opportunity as a president of G20. So we should push for the reform at international organizations like UN and World Bank and IMF. So
as a leader of the global South, India must. I mean, as a student, I will ask our government to must push for the reform of the international organizations like United Nations and World Bank and all. ओके कोई और पीछे से? हम बैलेंस्ड ग्रोथ रखते हैं कि क्लाइमेट और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उसमें जितना भी ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ है डेवलप्ड कंट्रियों की से, तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट आज हम डेवलपिंग कंट्रीज पे दिख रहा है और उसका भुगतान भी आज हमें करना पड़ रहा है। जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है उनमें भी हमें हमारा देना पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा, तो इसी चीज़ में हम भुगत रहे हैं। समझ गए हम। लेकिन देखिए इन सब के साथ साथ जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि जो हमारा लोगो है उस पर वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया गया है, जो कि भारत की ये परिकल्पना है कि पूरा विश्व एक परिवार का रूप है और इसमें एक धरती एक भविष्य, तो ये जो तमाम सारी बातें इसमें कही गई, तो चूंकि ये तो भारत की संस्कृति रही है, आपको लगता है कि G20 एक मंच है और उसमें भारत की जो अध्यक्षता है वो एक बहुत प्रभावी मंच है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा को वैश्विक रूप पर पहुंचाने का? निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा मंच है। जैसे कि G20 को सरकार के द्वारा और हम सभी के द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, और जैसे आपने संस्कृति की बात करी, हाल ही कुछ समय पहले जो पहला G20 का एम्प्लॉयमेंट हुआ था वो जोधपुर जैसे शहर में वेस्टर्न राजस्थान में हुआ, और क्योंकि मैं उसी शहर से आता और मैं वहाँ पे था तो मैंने देखा कि किस तरह से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग बहुत आत्मविश्वास के साथ में इसे एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि हाँ, जिस तरह शायद दिवाली और होली होता है उसी रूप से एक हमारे लिए वैश्विक स्तर पर पहुंचने का बहुत बड़ा ये माध्यम है, बहुत बड़ा मंच है। अभी हाल ही केरला के अंदर एक ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से हम संस्कृति, भारत दुनिया को हमारे देश में बुलाकर अलग अलग शहरों में ले जाकर उनकी संस्कृति को बताता है, उन्हें ये बता रहा है कि किस तरह भारत के रिमोट एरियाज़ के अंदर भी विकास हो रहा है या क्या संभावनाएँ आने वाले समय में हमारे सामने हैं। तो इसके लिए युवा पीढ़ी के तौर पे भी हम यही देखते हैं कि एक संख्यातीत संभावनाएं हम सभी के सामने, और मेरे ख्याल से आने वाले जो हमारे पास एक साल है इसमें जो भारत की अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, जिस तरह से भारत आगे जाता है, इट विल बी श्योरली अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इंडिया टू प्रोबेबली बिकम एज वी से द विश्व गुरु इन द कमिंग टाइम्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, ऐसे जो दुनिया के बड़े शक्ति संपन्न देश हैं, ऐसे कुल 20 देश हैं जो कि G20 के सदस्य देश हैं। और जैसा कि जिक्र किया तो जो आंकड़े उनके पर यदि गौर करें तो भारत के 50 से ज़्यादा शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकों की मेजबानी भारत कर रहा है G20 पर जो आयोजित हो रही है, और उसमें भी अलग अलग विषयों पर विचार मंथन हो रहा है। पर्यावरण का जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया, और चूंकि भारत की संस्कृति रही है प्रकृति पूजा की, तो इसके ज़रिए क्या संदेश जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्या संदेश जाता है पर्यावरण जो निर्मित जो चुनौतियां हैं उसको सुधारने के लिए, इस पर कोई अपनी बात रखेगा? जैसे कि यहाँ जिक्र हुआ कि मेरे दोस्तों ने जिक्र किया, हमें पर्यावरण के बारे में हम अपने ख्याल एक विश्व स्तर पर रख रहे हैं। तो पर्यावरण का जो इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी है उसमें 2 मुद्दे हमें जाहिर दिखते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज़ है, they are trying to dominate the developing countries in a way of technology. They have the technology to reduce their carbon emissions, which global south doesn't have. So they are trying, global south is trying to negotiate deals with them कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपने पास आ जाए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। एंड दूसरा जो मुद्दा है वो फंडिंग का है कि हमें कार्बन इमिशंस अगर रिड्यूस करने हैं तो वी वांट फंड्स, मोर फंड्स विच ग्लोबल नॉर्थ कैन गिव। तो ये जो इन्वायरमेंटल या पर्यावरण के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो भारत एक विश्व स्तर पर एक लीडर की तरह हमें दिखता है कि हमने सोलर अलायंस शुरू किया, फिर हमने वन ग्रिड वन इनिशिएटिव शुरू किया है, हमने सीडरी नाम का CDRI जिसमें डिजास्टर रिजाइलेंस की बात होती है। इस तरह की विविध हम टाइप्स की डिप्लोमेसी कर रहे हैं जिसके थ्रू एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सामने आ जाए। तो G20 हमारे स्तर पर भारत के लिए भी और जो भी तमाम G20 कंट्रीज़ है इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक इन्वायरमेंटल मॉडल सस्टेनेबल तरीके का हम विश्व के मंच पर रखें, जिसके थ्रू हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में तय किए थे उनके तरफ हम कैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करने को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया जा चुका है, और उसमें भारत के जो प्रयास है वो दुनिया के लिए एक
महत्वपूर्ण उदाहरण भी साबित हो रहे हैं। आपको लगता है कि निश्चित रूप से जब हम चूंकि अध्यक्ष के रूप में हैं तो हम और ज़्यादा प्रभावी काम कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में भी भारत के इन प्रयासों को विश्व याद रख सकेगा कि प्राकृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो हमारे प्रयास थे वो बहुत ही सराहनीय रहे। नहीं, बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखने की मतलब ज़रूरत है। कि सबसे पहले चीज़ कि पूरा विश्व जो है ये क्लाइमेट चेंज से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और भारत भी उससे बचा नहीं है। तो व्हाट इंडिया इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डू थ्रू दिस G20 प्रेसिडेंसी इज़ दैट इंडिया इज़ नाउ रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रीन ट्रांजिशन, टुवर्ड्स अ ग्रीन इकॉनमी। तो किस तरह से भारत अपनी नीतियाँ जो है वो बदल रहा है, किस तरह से, और जब वो नीति बदल रहा है तो वी आर 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, तो किस तरह से लोगों पर इन नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स विच द वर्ल्ड कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम इंडिया। सो आई थिंक दैट इज़ द रियल स्टोरी विच इंडिया वॉन्ट्स टू टेल, दैट ओके वी आर मॉडर्नाइजिंग आवरसेल्व्स, वी आर नॉट वेस्टर्नाइजिंग फॉर द सिंपल रीजन इज दैट द वेस्टर्न मॉडल इज नॉट environmentally sustainable. So what India is now proposing is that okay, we are moving in a particular direction which is decarbonizing our economy. So what have been the Indian lessons, what have been the Indian policies which have had impact on moving to that green transition? और जो green economy की हम बात करते हैं तो किस तरह से भारत एक अलग अलग अपना जो एक संदेश उस माध्यम से देना चाह रहा है, क्योंकि पूरा विश्व के लिए कि बहुत बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज का। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे मुझे लगता है कि जो G20 के समिट के माध्यम से और ये जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके माध्यम से होगा। और हम लोग जो बार बार बात करते हैं टीम इंडिया की जो लेकिन मुझे लगता है कि G20 के माध्यम से एक्चुअली वी आर सीइंग टीम इंडिया इन एक्शन, वेयर द सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफ द G20 इज़ एक्टिवली वर्किंग विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। और उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का है, दे आर वर्किंग इन टैंडम एंड दे रियली वांट ईच गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल एंड ऑल द state governments really want to make that a people's movement, a people's sort of presidency. I think that is a remarkable initiative of the G20 moment for India. देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता की सहभागिता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसमें जब केंद्र सरकार ये कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और जैसा कि जिक्र यहाँ पर किया और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि G20 की जो अध्यक्षता हमको मिली है ये हम सभी के लिए एक अवसर है भारत की संस्कृति को, भारत के व्यापार को, भारत की लोक कलाओं को, भारत की भाषा को, भारत के पहनावे को वैश्विक मंच का रूप देना। आपको लगता है कि इससे हमारे देश के विकास में और ज़्यादा प्रगति होगी? सर, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है और ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिला है अपनी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर रखने का, दिखाने का, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लोग आएंगे भारत को देखेंगे, भारत को समझेंगे, भारत की संस्कृति को, भारत के विचार को, भारत का जो एक स्पिरिट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, उसको देखेंगे। तो निश्चित तौर पर हम एक वैश्विक मंच पर खुद को रख पाएंगे और मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है जिसे हमें नहीं खोना चाहिए और जहाँ तक हो पाए, जितने अच्छे तरीके से हो पाए, हमें भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए इस मंच पे। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक G20 प्रेसिडेंसी के जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे यहाँ के व्यंजन खाकर, हमारे यहाँ की लोक कलाओं को देखकर, हमारे पहनावे को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि किसी एक देश में इतनी सारी विविधताएं पूरी दुनिया में भारत के अलावा और कहीं नहीं है, और जिसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे क्या लाभ हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि G20 जो है बना है 1999 में, तब से एक ही स्ट्रक्चर है लगभग उसका। जैसे कि शेरपा चलाते हैं, तो क्या इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है? जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनफॉर्मल वे में है। वो एक क्या है कि शेरपा लोग ऑर्गेनाइज करता है और वो एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान टाइप से है, तो उसको थोड़ा और फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। जो डिसीजंस हैं वो लीगली बाइंडिंग डिसीजंस नहीं है। तो जबकि हम लोग देख रहे हैं कि उसमें मेजर 20 इकोनॉमीज़ हैं,
तो वो लोग अगर साथ में मिलकर कुछ करें तो उसका समाधान बेहतर तरीके से निकलेगा। मगर अगर बेहतर तरीके से कोई समाधान निकलता तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। अगर डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होंगे तो उसका बढ़िया तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा सारे देशों में। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा और महत्व दिया जाए, एक सेक्रेटरीट बनाया जाए जो अभी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम कहते हैं इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन, बट वी आर ऑल्सो द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब 75 साल हम आज़ादी के इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 साल में काफ़ी ग्रोथ हमने अचीव की है। डिस्पाइट ऑफ दैट हम सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि कुछ सुपर पावर कंट्रीज़ की तरह हार्ड पावर प्रोजेक्शन में। सो वन थिंग दैट G20 प्रेसिडेंसी हैज़ डन इज़ दुनिया के टॉप 20 देशों में भारत पहुंच गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, इसने सॉफ्ट पावर को काफ़ी बढ़ावा दिया है। जैसे बाहर से गेस्ट आ रहे हैं और एक फेस्टिवल की तरह इसे मनाया जा रहा है, सो दे गेट टू नो द इंडियन कल्चर। दूसरा, मैंने ये नोटिस किया है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुई है। फॉरेन पॉलिसी पहले काफ़ी एलिट होती थी, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या टॉप लोग डिसाइड करते थे, बट आजकल अब G20 के कारण लोगों में अवेयरनेस आ गया है। मेरे कई दोस्त हैं जो MEA में इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, एज अ कंसल्टेंट दे हैव बीन हायर्ड इन दी MEA, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें से जनरेट हुई है। और ओवरऑल जो अवेयरनेस बढ़ा है G20 प्रेसिडेंसी के कारण, आई थिंक एट दिस मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस इज़ गोइंग टू टेक अस वेरी फॉरवर्ड। It is very great opportunity for India because we are having this G20 summit in India. I want to highlight two very important issues which we Indians are facing. First of all, the permanent membership. India being the largest geographically as well as huge populations, economically a very good economic country. And we have been demanding this in Security Council permanent membership. We have been denied this and we deserve this, and it is a good opportunity platform to raise this issue. Second thing is the terrorism. Terrorism has no faith, no religions. Everyone is affected by terrorism, and it is again a very good opportunity to raise this issue of terrorism, so that we are secure. There would be a secure world and more peaceful world. G20 राष्ट्र समूह की अध्यक्षता भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, खासकर जब हम ये ध्यान रखें कि भारत शायद से पहला विकासशील देश है और पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र है जिसको G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि G20 जो अध्यक्षता है भारत के लिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व पटल है जिस पर भारत बहुत ही प्रभावी और प्रबल तरीके से विकासशील देशों के हितों की बात, चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो युवा मसले हो, चाहे वो आतंकवाद हो और चाहे वो खाद्यान्न संकट हो, उनके हितों की बात बहुत ही प्रबल और प्रभावित तरीके से रख सकता है और एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक्रोनिम मैं भी यूज़ करना चाहता हूँ जो आज के उसमें देखा जाए तो 3 C's हैं जो बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज आ जाता है, एक कोविड आ जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये तीनों अगर हम देखें तो ये 3 एक ऐसे चीज़ है जो इस पर हम एक साथ इस G20 के मंच से एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। और जिस रोल में भारत अभी है और जिस स्थिति में भारत है, जैसे हमने देखा है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इस तरह की समस्याएं सिर्फ उस यूरोपीय महादेश तक या उन देशों तक सीमित नहीं है, उनके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो उन देशों से बाहर हैं। और जिस तरह से हमने देखा भारत से किस तरह से ये उम्मीदें बनी हुई हैं कि भारत एक मीडिएटर के तौर पे या एक ऐसे देश की तरह काम करे जिससे कि ये युद्ध ख़त्म हो, इस तरह कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। यूक्रेन की आई थिंक जो उनकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो खुद इस समय भारत में आई हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इन सब चैलेंजेस को भारत बहुत बढ़िया से एड्रेस कर सकता है और G20 एक ऐसा मंच है जहाँ से हम तीनों चैलेंजेस को बहुत बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र ये कर रहे हैं यहाँ पर, और हम ये देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर इन दोनों देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये लड़ाई अब भी जारी है। क्या G20 समूह देश रूस यूक्रेन युद्ध से निर्मित स्थिति के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, भारत ने इस संकट में दोनों पक्षों की बात को समझने का प्रयास किया है और एक ऐसा पोजीशन लिया है जो कि तीसरी दुनिया के और बहुत सारे देश, चाहे वो अफ्रीका के हों या हमारे पड़ोस में मध्य एशिया के हों, उन्होंने भी इसी प्रकार का, उनका मानना है कि युद्ध जो है उसकी विभीषिका को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि हमारे हित दोनों पक्षों के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक पक्ष की बात सुनने से इसका निराकरण नहीं हो सकता है।
तो और भारत का ये भी मानना है कि ये युद्ध यूरोप के देशों के लिए जिस प्रकार का संकट पैदा करता है, तीसरी दुनिया के देशों को दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं, वो खाद्यान्न को लेकर हो, फर्टिलाइज़र्स को लेकर हो या एनर्जी को लेकर हो। तो इसलिए हमारी बात को समझा जाना चाहिए बजाय इसके कि किसी एक पक्ष का साथ दिया जाए। तो ये तटस्थ भूमिका कुछ हद तक मध्यस्थता करने के लिए भारत को एक मजबूती देती है। और हमारे प्रधानमंत्री ने समरकंद में कहा था एससीओ की मीटिंग में कि ये काल जो है वो युद्ध का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए ये एक अच्छा मौका होगा कि वो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों से बात करे, जिससे कोई ऐसी रणनीति निकले जिसमें दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए और युद्ध समाप्त हो सके। प्रोफेसर मनीष, आप सहमत हैं इस बात से कि मध्यस्थता के जो हमारे प्रयास या जो भूमिका है वो सही दिशा की ओर अग्रसर हैं, और साथ ही साथ ये भी कि जो G20 समूह देशों के सदस्य हैं, क्या वो भी इसका कोई सकारात्मक समाधान निकाल सकते हैं क्या? देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो समस्याएं हो रही है, तो दे आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज ऑफ मैनी कंट्रीज़, स्पेशली ग्लोबल साउथ जो है कि उसके लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती उभर कर आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, जो आपके सप्लाई चेन्स है वो सारे डिसरप्ट हो चुके हैं, फूड ग्रेन शॉर्टेज हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी एक ये समस्या है और G20 के माध्यम से ज़रूर भारत पर एक तरह से इनडायरेक्ट प्रेशर है कि किसी तरह से एक हल उसमें निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन इतना ये आसान नहीं है। अल्टीमेटली जो युद्ध विराम का जो निर्णय है वो रशिया और यूक्रेन, ये दो स्टेट से इन्हीं को लेना पड़ेगा, और वो अपने जो हित है कि उनके किस तरह से हित उसमें से और कब तक वो करते रहेंगे वो उन पर निर्भर है। तो भारत की ज़रूर एक भूमिका होगी एज ए G20, और इनफैक्ट बार बार एक सबसे बड़ी उपलब्धि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये भी रही है कि बाली डिक्लेरेशन में, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि नहीं दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर, तो आई थिंक दैट वाज इंक्लूडेड इन द G20 डिक्लेरेशन इन बाली जो पिछले साल हुई। तो एक तरह से इस बात की मान्यता ज़रूर है सारे देशों में कि नहीं ये बहुत गलत समय है, कि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनके बारे में G20 ने बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एवरीवन इज़ नाउ रियली फोकसिंग टू रियली एंड दैट वॉर। बट भारत के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम लोग खास करके जब समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किस तरह से उस पर जो फाइनल जो कम्युनिके आएगा उसमें किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाएगा, वुड दैट बी सैटिस्फैक्टरी टू बोथ द साइड्स, आई थिंक रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बहुत बड़ी चुनौती ज़रूर भारत के लिए और भारत की डिप्लोमेसी के लिए होगी। प्राचीन काल का युग वो स्वर्णिम युग था जिसमें भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, और ये हमारा इतिहास रहा है कि आज तक भारत ने दुनिया के किसी भी देश पर आगे रहकर ना तो आक्रमण किया, ना ही किसी भी देश की सीमा का अतिक्रमण किया। और आज जब G20 की अध्यक्षता के रूप में भारत अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है। न्यू इंडिया डिबेट में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। JNU कैंपस में हम मौजूद हैं और भारत को मिली G20 प्रेसिडेंसी पर भारत का युवा क्या सोच रखता है, इस पर हमारी डिबेट लगातार जारी है। आज ये समझना ज़रूरी है कि कितना महत्वपूर्ण है वैश्विक मंच पर भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, और इन सब के बीच में दुनिया के देशों ने और ख़ासतौर से संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG के जरिए एक एजेंडा तय किया था, जिसका मकसद था कि वर्ष 2030 तक देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता के अंतर को दूर कर समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा सवाल मेरा यही है कि SDG को हासिल करने में G20 मेंबर्स क्या भूमिका निभा सकते हैं।
SDG गोल्स बताएं जो मेनली बेरोज़गारी है या गरीबी है, ये वाले जो गोल्स है ये मेनली ग्लोबल साउथ को इम्पैक्ट करने वाले गोल्स है। और इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि ये ग्लोबल साउथ की वॉइस बने इस बार G20 में। इसलिए इंडिया ने ग्लोबल साउथ की जो भी कंट्रीज है जैसे कि ओमान है, बांग्लादेश है और UAE को इन्वाइट भी किया अपने G20 समिट में। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है कि इन अपने जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो गोल है आपने जो बताए हैं उनको आगे और फर्दर करें। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने बार बार वेरियस ओकेशंस पे कहा है जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये भी एक जो ग्लोबल साउथ को इम्पैक्ट करने वाला मुद्दा ज़्यादा है और इसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, इसका एजेंडा जो वो फर्दर करेंगे अपने G20 में। मेरा मानना है कि बाली के बाद जब भारत ने प्रेसिडेंसी संभाली तो भारत के पास केवल प्रेसिडेंसी नहीं, उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आई, उसके साथ बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की एक भारत के पास बहुत ही एक अवसर है। तो हम देख सकते हैं कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई है जो जितनी पिछली बैठकें हुई हैं। और यहाँ एक बात ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है कि जो आपने SDG के जो गोल्स गिनाए हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो ये जो सब समस्याएं हैं ये साउथ कंट्रीज़ में, अफ्रीका, एशिया की कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखी जा सकती हैं। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा शायद जिससे मेरे दोस्त लोग असहमत होंगे कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस रहा है, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जितनी भी कंट्रीज़, जितनी भी जो इंस्टीट्यूट हैं उन पे वेस्टर्न डोमिनेंस को चुनौती देने का समय है, मुझे ऐसा लगता है, और ये भारत बखूबी निभाएगा। एक पॉइंट और इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है जिसके कारण USA ने $600 बिलियन की जो फंड था, जो रशिया का फंड था, डॉलर्स में जो रखा था, जो फॉरेक्स रिजर्व जिसको कहते हैं, उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। यही समस्या भविष्य में किसी और देश को भी हो सकती है। तो भारत को चाहिए कि वो एक पैरेलल करेंसी खड़ी कर सके। ब्रिक्स देश हो गए हैं और भी जो इंटरनेशनल फोरम में, उन सब देशों के साथ मिलकर भारत को चाहिए कि वो डॉलर जैसी एक इंटरनेशनल करेंसी खड़ी कर सके ताकि भारत को भविष्य में कभी ऐसी चुनौती का सामना न करना पड़े। अचीवमेंट ऑफ SDG इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ द स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग। सो इसलिए जो SDG 17 है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है। सो G20 एज ए प्लेटफॉर्म इंडिया कैन यूज़ टू बिल्ड अ कंसेंसस अमंग द कंट्रीज़, तभी ये पॉसिबल है आई थिंक, वरना इंडिविजुअली कंट्रीज़ नहीं अचीव कर पाएंगे SDGs को। जैसा कि अभी SDG की बात हो रही है, तो अगर हम लोग SDG के बारे में अगर देखें तो जो उसके जो टॉप 3 जो उसके जो गोल्स है उसमें है जीरो हंगर, नो पॉवर्टी और गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, स्पेशली कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा है, स्पेशली इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे फूड सिक्योरिटी और जो खाद्यान्न संकट है बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके लिए उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इंडिया यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकता है पूरे वर्ल्ड से, स्पेशली G20 कंट्रीज़ में जीरो हंगर को अचीव करने में। दूसरा प्रॉब्लम जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के मामले में वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्शन है, इंडिया में भी प्रोडक्शन है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी है। इनफैक्ट अगर पर कैपिटा प्रोडक्शन अगर हम लोग काउंट करें तो आज वर्ल्ड में प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, लेकिन वेस्टेज भी ज़्यादा है और इस वजह से उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, लोगों में गरीबों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा है और अमीर जो है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो वेस्टेज में जा रहा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है जिससे कि आगे सभी देशों में वो गरीबों तक वो सही तौर से पहुंच सके। पॉपुलेशन को मैनेज करने में बहुत सस्टेनेबली मैनेज किया है हमने, पॉलिटी को अच्छे से सस्टेनेबल मैनेज किया है, डेमोक्रेसी, वी आर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, हमने हमारा स्मूथफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर रहा है, तो हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम कर रहे हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी का लेसन हम दुनिया को बता सकते हैं और दुनिया हमसे सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीख सकती है। द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम अस हाउ कैन दे गो अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी।
मैं उन पॉइंट्स को अब हाईलाइट करना चाहता हूं जो कि आपने फर्स्ट हाफ में ही डिस्कस हुआ था यहाँ पे अबाउट द संस्कृति का हमें दिखाना पड़ेगा, हमें जो भी G20 हमें भारत G20 में कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, उसे हमें हाईलाइट करने पड़ेंगे। बट इंटरनेशनल रिलेशन इज़ ऑल अबाउट रियलिस्टिक, ये डोमिनेटेड करता है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटीज़ को G20 को हमें सिर्फ ऐसे सॉफ्ट पावर, जो हमारे साथी ने भी बोला, सॉफ्ट पावर को हाईलाइट करना पड़ेगा, बट इसके अलग हमें हार्ड पावर भी अब दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अब इंडिया के पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि अब ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है और ये ट्रांजिशन में जा रहा है बाइपोलरिटी की तरफ, तो अब इसे मल्टीपोलरिटी की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोलर बन सकता है। चाइना और इंडिया और जो अभी USA अभी हेजेमन जो बना पड़ा है, तो हमें वो लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मतलब क्या उदाहरण कुछ दे सकते हैं आप इसको, कैसे हो सकता है ये हमें जो इंडिया का, जैसे चाइना ने अपना पोलैरिटी बढ़ाया, इकोनॉमिक ग्रोथ अपना किया है, जो इकोनॉमिक उसने उसने 1980s के बाद उसने जो स्टेप्स लिए हैं, वो अब इंडिया को भी बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। साथ साथ में इंडिया जो अभी कर रहा है, जितने अचीवमेंट्स जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, उसे और सस्टेनेबल वे में लेके जाना पड़ेगा और एक टाइम फ्रेम और पर्पस ड्रिवन लीडरशिप जो हमारी है, उसे पर्पस ड्रिवन के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा। तब जाके ये इंडिया एक बाइपोलरिटी की तरफ इंटरनेशनल ऑर्डर जा रहा है, वो मल्टीपोलरिटी की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा, वो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। जहाँ तक भारत के विश्वगुरु बनने की बात है, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और G20 जैसे मंच की मेज़बानी कर रहे हैं। ये एक भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मौका है और भारत एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि दुनिया में आने वाले समय में भारत एक मेजर सुपर पावर के रूप में उभरेगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई और आज हम ऐसे दौर में हैं जहाँ की कोरोना महामारी आई, हम सभी को बहुत नुकसान हुआ और ये महामारी, हाँ खतरा टल चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से ये खतरा गया है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो SDG 3 जो बात करता है, जो कि हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है, वो मेजर जो महामारी है जैसे एड्स या ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, उसमें कहीं ना कहीं कोविड भी आज के दौर में मिलता है। इसी के साथ में यदि हम देखें तो भारत ने जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने थी, तो हमने देखा कि कैसे वेस्ट के कुछ देश वैक्सीन नेशनलिज्म नाम का शब्द उस समय चर्चित रहा कि वो अपनी वैक्सीन्स को होल्ड कर रहे थे, वो सप्लाई को रोक रहे थे और डिमांड उस समय बहुत बढ़ी हुई थी। उस दौर में भारत ने ब्राज़ील और अन्य देशों में जाके अपनी वैक्सीन्स दी, जिससे यह मैसेज गया कि भारत एक वन फैमिली की बात कर रहा है, जिस तरह से G20 का मोटो है। तो G20 में जब आने वाले टाइम में अलग अलग शहरों में जब चर्चाएं होगी, तो भारत इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है कि हेल्थ हमारे लिए बहुत, बिकॉज हमेशा ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो यदि ये संसार स्वस्थ है तो हम सभी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया यह मैसेज देगा कि ग्लोबल रूप से हम कैसे हेल्थ एंड वेलबींग को बेटर करें और SDG गोल्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स मेरे ख्याल से हमारे सामने यह भी है। देखिए G20 की जो बैठकें अलग अलग हो रही हैं, वो हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर ये सब विचार मंथन चल रहा है, जिसमें भारत सहित जो दुनिया के जो सदस्य देश हैं उसके जो टैलेंटेड माइंड्स हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो भारत जैसे देश में जब हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक बात ये भी है कि देखिए, हम सब मानते हैं इस बात को कि गरीबी एक अभिशाप है और भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश हैं जो कि गरीबी से पीड़ित हैं। लेकिन चूंकि G20 जो समूह देश हैं, उसमें दुनिया की 60% आबादी को ये मेंबर्स, जो ग्रुप मेंबर है, ये कवर कर रहे हैं। क्या ये लोग मिलकर गरीबी को ख़त्म करने के लिए कोई एजेंडा सेट कर सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं, कोई आइडिया जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि इन तमाम जो G20 के जो सदस्य देश हैं, उस देश के रहने वाले जो नागरिक हैं, उनका जीवन स्तर सुधर सके, ठीक हो सके? डेफिनेटली सर, इन इश्यूज़ को हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में देखते हैं, जो अपरंपरागत खतरे हैं। अब बात यह है कि इन तीनों चीज़ों में, पॉवर्टी एलिविएशन, फूड प्रोग्राम और हेल्थ, इन तीनों चीज़ों में इंडिया के पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। MG नरेगा के तहत हम सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दुनिया का चलाते हैं। मिड डे मील्स और बाकी योजनाओं के तहत कोरोना के टाइम में फ्री मील्स और राशन करोड़ों लोगों तक हमने पहुंचाया है। और वैक्सीन डिप्लोमेसी के टाइम पर सर्वे संतु निरामया, यानी उस मैसेज से हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी। 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस अपने लोगों को भी दिए और दुनिया को भी। सो नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज़ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। नेशनल लेवल पे वो एक्सपीरियंस है और यहाँ पे तो आप अकेले थे, बट यहाँ G20 में 20 देश हैं, तो डेफिनेटली अगर ये लोग साथ आते हैं, एक्सपीरियंस शेयर होता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़, ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और बस इवेंट मैनेजमेंट तक बात सीमित रहती है।
इसको बॉयल डाउन करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे इसकी एक फ्रेमवर्क बना के, और यहाँ पे इंडिया लीड ले सकता है बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस है। अब नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली वी कैन टेक अ लीड एंड शेयर इट विद अदर कंट्रीज ऑन दिस। बहुत अच्छा सुझाव है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अगर G20 की अध्यक्षता देखें हमारी, तो जो सतत विकास लक्ष्य है हमारे, जो 2030 का इनका एजेंडा है, तो इसमें जो 3 प्रमुख आपने मुद्दे उठाए, तो इसमें जो इन्होंने कहा कि हम कुछ अनुकरणीय बातें हैं जो भारत ने ऑलरेडी करके दिखाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके बाद हमारे PMAY है, आयुष्मान भारत योजना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये रेप्लिकेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है, जो बाकी G20 देश, न केवल बाकी G20 देश बट अन्य देश भी इससे सीख सकते हैं। और इसे हमें G20 के माध्यम से जो ग्लोबल साउथ है, जो महाशय ने बात की, तो ग्लोबल साउथ तक ये रेप्लिकेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें पहुंचानी है। और इसी से हम ये बता पाएंगे कि भारत ना केवल विश्वगुरु है, बल्कि ये एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भूमिका है वो लेके आगे बढ़ेगा। और हम पथ प्रदर्शन करेंगे, हम केवल हमारे तक सीमित नहीं रखेंगे जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति करती है, हम वो संस्कृति नहीं है। With India taking over the presidency for the first time, we can see that it has brought the government or bureaucracy as well as people together. With leadership qualities of our Prime Minister, it has provided a platform where he could bolster his personality. On the other hand, with people's participation, the meetings happening in different cities, it has brought about culture and the foreign people coming to India and the cultural exchange happening. It can be seen that it is providing a platform for cultural assimilation. So both the leadership as well as people are playing a role together, and it is showing the world that how both can play a role together and bring about a change in the world. जो गरीबी को लेकर बात है, पॉवर्टी को लेकर बात है, तो उससे मैं बोलना चाहूँगा कि गरीबी निर्मूलन का जो टास्क है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो 2030 तक ऐसे तो नहीं होगा कि G20 की बातें हो गई, सब हो गया, 30 तक पॉवर्टी ख़त्म हो गई। तो मेरा ये कहना है कि G20 एक अच्छा माध्यम है जिससे हम एक फीडबैक लूप जनरेट कर सके। जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे इन्वायरमेंटल में है कि ग्लोबल स्टॉकटेक मैकेनिज्म होता है हर 5 साल बाद, वैसे गरीबी के लिए एक अलग सा इंडिकेटर हम अगर बना सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में 190 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करके डिस्कस करेंगे। G20 एक उसका मिनी रूप हम कह सकते हैं कि ये कंट्रीज़ एक साथ आकर एक डेटा कलेक्ट करे और इंडिया उसको एक सेंट्रल निगोशिएटर की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, हालांकि गरीबी की परिभाषा भी क्या हो, इस पर भी बहस हमारे देश में काफ़ी स्तर पर हुई थी। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मुझे लगता है इसमें टेक्नोलॉजी और तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत इस बात को बार बार कह रहा है कि चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो या अशिक्षा की समस्या हो या अन्य समस्याएं हों, उन सब में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे कई छात्रों ने बताया किस तरह इस तकनीकी के माध्यम से हमने कोरोना के काल में गरीबों तक सीधे पैसा, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया, खाद्यान्न पहुंचाया, या दवाइयों और वैक्सीन की उपलब्धता, इन सब में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस दिशा में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आगे होगी। बिल्कुल अपने सीनियर कलीग से सहमत हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की ये रही है, एंड जो मुझे लगता है कि G20 में सबसे ज़्यादा उभर कर आनी भी चाहिए, वो है कि इंडिया ने जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, और उसके बहुत सारे पहलू हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं और फ़ायदे और भी होंगे, जो G20 देशों ने सीखना चाहिए और उसको मतलब इंक्लूड करना चाहिए अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में। जैसे सर ने भी कहा कि नहीं, हेल्थ, जो कोविड के दौरान हेल्थ के इश्यूज़ है, बाद में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, तो किस तरह से जो सरकारी स्कीम से और जो सरकारी जो सपोर्ट आ रहा है वो डायरेक्टली कैसे आ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फिनटेक जो है कि हम लोग जो जनधन अकाउंट्स बनाए, तो आज तब उस चीज़ों को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था भारत में भी आज, लेकिन पूरे विश्व में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि कैसे जनधन योजना है, उसके कारण जो है कि गरीब से गरीब जो तबके का जो व्यक्ति है वो
एक फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहा है और उसका उस चीज़ से बहुत बड़ा फ़ायदा उनके अपनी जीवन में जो पावर्टी एलिवेशन है, एलिवेशन के लिए उसका उपयोग हो रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए और हमारे पास इसके माध्यम से एक सुअवसर है अपनी सॉफ्ट पावर को और अच्छे तरीके से बढ़ाने का, क्योंकि ये एक मेजर वर्ल्ड इवेंट होगा तो इसको पूरी दुनिया देखेगी और जिससे हमारा अपना सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। चूँकि जितने भी मेजर बड़े वर्ल्ड इवेंट ऑर्गेनाइज होते रहे हैं वो डेवलप्ड नेशन में वहाँ पे होते रहे हैं, तो अगर भारत को ये मिल पाई है तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक जीत है और इससे हम कई मायने में भारत के जीत के रूप में देख सकते हैं। जैसे ये 50 से अधिक शहरों में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें से एक अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। इससे चाइना काफ़ी नाराज़ है और इससे हमारी ये एक शो होती है कि हम अपना पक्ष चाइना के साथ वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के मजबूती से रख पाएंगे और दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। और भी ऐसे तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे इसको एक भारत की अध्यक्षता मिलना ये एक भारत की कैपेसिटी को दिखाता है, क्योंकि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर रहे हैं वो सारे डेवलप्ड नेशन में हैं। एक केनिया जो नैरोबी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को छोड़ करके, और उसी तरह अभी हाल में सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसका वो गुड़गांव में एस्टेब्लिश किया गया, तो वो भारत में उसका हेडक्वार्टर को आया। तो इससे ये हमारे इमरजेंस को दिखाता है और दुनिया ग्लोबल साउथ, स्पेशली ग्लोबल साउथ हमें एक उम्मीद की तरह देखती है भारत को, कि भारत ही एक देश है जो हमारे कंसर्न को ग्लोबल नॉर्थ के पास सही तरीके से रख सकता है और एक अपने मित्र के रूप में, ऑनेस्ट फ्रेंड के रूप में देखती है। ठीक है, देखिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है जिससे वर्षों तक भारत उसका दंश झेलता हुआ आया है और भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश भी इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। G20 समूह देशों के जो सदस्य हैं वो आतंकवाद की समस्या को खत्म करने में कितनी प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? एक पॉइंट पुट अप करना चाहूँगा पॉवर्टी को लेकर, कि पॉवर्टी समस्या है इंडिया में और खाना भी, मतलब जैसे कि हम लोग फूड इंडेक्स में देखेंगे हम लोग का रैंक काफ़ी नीचे है, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन टाइप से होना चाहिए। जैसे कि कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, फिर जाके और जो PDS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सब सही है बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर परमानेंट उन प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करना है परमानेंटली, क्योंकि ये जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स है ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए। आप कब तक किसी को कैश देते रहेंगे या खाना डेली उसको खिलाएंगे? आप उसको कुछ रोज़गार दे दीजिए। चाहे फिर जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन वो भी बोलते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि दुनिया में एनफ है हम सब के लिए। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर अच्छा हो जाएगा तो शायद सबको मिलेगा पर्याप्त मात्रा में जितना मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। बस यही पॉइंट पुट अप। ठीक है, जो टेररिज्म की बात मैं कर रहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग क्या सोच रखते हैं कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है G20 के जरिए? क्योंकि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा का छात्र हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से 2 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। पहला, डिप्लोमेटिकली ये प्रेसिडेंसी एक अचीवमेंट है, बिकॉज अगर आप इनकी प्लानिंग देखें, लोकेशंस का सिलेक्शन, तो एक हम लेह में कर रहे हैं इवेंट, एक श्रीनगर में प्लान्ड है और रिसेंटली अरुणाचल में हुआ। तो इसे डिप्लोमेटिक मैसेजिंग या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस कहते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है फॉरेन पॉलिसी में कि दूसरे के उकसाने वाले स्टेटमेंट्स को जवाब दिए बिना ओरली आप एक्शंस के थ्रू कन्वे करते हैं मैसेज। अब टेररिज्म के मामले में भी ये करना होगा। 2017 में जो G20 हुआ था उसमें एक डिक्लेरेशन भी G20 ने किया था ऑन काउंटरिंग टेररिज्म, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था टेक्नोलॉजी का यूजेज टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, सर्वेलेंस एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस। अब काउंटर टेरर ऑपरेशंस आप उनके साथ करते हो जिनके साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, जैसे हमने भूटान या म्यांमार के साथ किया था। बट G20 में क्योंकि 20 देश है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को पकड़ना होता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे सब एग्री हो जाए। सो वो है टेरर फाइनेंस। कोई नहीं चाहेगा कि नारकोटिक्स या उसके देश का ब्लैक मनी टेरर में जाए। सो इस मुद्दे पर रिसेंटली एक अचीवमेंट हुई है कि हमारी एक्सटर्नल एजेंसी रॉ और UAE की जो फॉरेन इंटेलिजेंस है उनके बीच एग्रीमेंट हो चुका है टेरर फाइनेंस को काउंटर करने के लिए। अब इस तरह के बायलैटरल और मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स अगर आप ले पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
सेकेंडली जो FATF है वो आजकल ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजंस लेने लगा है। रैट्स जो SCO में आता है उसकी उतनी लेजिटिमेसी भारत को नहीं दिखती है। तो यहाँ पर अगर आप लीड लेकर खुद की एक एजेंसी डेवलप करते हैं सिर्फ इन 20 देशों को साथ लेते हुए, और हमारी पिछले 20-25 साल में जो काउंटर टेररिज्म की एक्सपीरियंस है हमने उसे काफ़ी पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और सिक्योरिटी लेवल पे डील किया है। तो जो पॉइंट मैंने पहले कहा था कि लीड बाय एग्जांपल, स्टेटमेंट्स देना, ये बोलना कि भाई मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ये डिप्लोमेसी के लिए ठीक है, बट जब ऑन ग्राउंड आपको चेंज करना है तो करके दिखाना होता है। एंड इन मुद्दों पे वी कैन टेक द लीड इन G20। मैं आतंकवाद के मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा कि दो तरीके हैं। एक G20 है कंसेंसस बिल्डिंग, जो हम समन्वय बना सकते हैं G20 के द्वारा कि आतंकवाद को जो देश बढ़ावा देते हैं, जो इसे स्टेट पॉलिसी कंसिडर करते हैं, हम इनको आइसोलेट करेंगे। जो G20 है वो आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है और पॉपुलेशन के टर्म्स में भी एज यू सेड इट्स अराउंड 60% है, 60% आबादी है। तो अगर 60% आबादी और तकरीबन 80% जो आर्थिक ताकत है वो मिलके अगर ये कहे कि जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा हम उनको बॉयकॉट करेंगे, हम उनको आइसोलेट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा, एक बहुत बड़ा संदेश होगा विश्व को, अगर भारत की प्रेसिडेंसी में, अध्यक्षता में ये दिया जाए तो। दूसरी है जो आतंकवाद की पृष्ठभूमि है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, हमें उस पर मार करनी पड़ेगी G20 की अध्यक्षता द्वारा। तो हम वैचारिक पृष्ठभूमि आतंकवाद की क्या है, एक्सट्रीमिज़म है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको एक दूसरा थीम जो है हमारा G20 का वो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वी बिलीव इन मल्टीपल ओपिनियंस, आनो भद्रा कृतवयंतु विश्वतः, ये हमारी संस्कृति है। तो हमें आतंकवाद के विरुद्ध में हमें नॉट नेसेसरीली हमको आतंकवाद का जवाब हिंसा से देने की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को निकाल देंगे। एक्सट्रीमिज़म इन एनी फॉर्म, वैचारिक अस्पृश्यता जो भी करेगा हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे। अगर ये हम संदेश दे पाते हैं तो एक भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो एक लोकतंत्र की गंगोत्री जिसे हम कह सकते हैं, ये जो भारत है ये इसे जब आगे बढ़ा के लेके जाएगा तो सब पूरा विश्व सुनेगा, और जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है ये उनके लिए एक संदेश होगा कि आपको हम नहीं एक वैश्विक स्तर पर आपको हम जगह नहीं देंगे। एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा जहाँ से ये वर्स आता है कि ऋग्वेद में रिपब्लिक ये वर्ड 40 बार यूज़ होता है, गणराज्य ये शब्द 40 बार ऋग्वेद में यूज़ होता है। तो हम गंगोत्री है इस विचारधारा की कि हम एक्सट्रीमिज़म में बिलीव नहीं करेंगे, तो ये हमें वैश्व तक पहुंचाना पड़ेगा। मेरा सुझाव एक ये भी है कि जो आतंकवाद की परिभाषा है आज तक वो परिभाषा ही निश्चित नहीं हो पाई है, जो फंडामेंटल्स हैं वही निश्चित नहीं हो पाए हैं। आप UN का चार्टर उठा के देख लीजिए या उनके घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, आपको कहीं भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं मिलेगी जिस पे सब देश सहमत हों। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वेस्ट का जो डुअल स्टैंडर्ड है, एक समय बाइडन जो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए अफ़गान के जो तालिबान था वो मुजाहिर थे, और एक समय ये आ गया कि वो आतंकवादी बन गए। तो ये डुअल स्टैंडर्ड उनको छोड़ना होगा, और भारत को ये चाहिए कि अपनी प्रेसिडेंसी में वो एक ऐसी परिभाषा सुनिश्चित कर पाए जिस पे सभी 19 जो देश हैं और एक जो UN है, माफ़ी चाहता हूँ, यूरोपीय यूनियन है, वो सहमत हो पाएँ। तो ये परिभाषा की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, बहुत संक्षेप में। यस सर। सर, टेररिज्म को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अभी जो भी P5 कंट्री है वो आज भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को लेकर के पॉलिसी वो लोग रखते हैं। तो इंडिया का स्टैचर वर्ल्ड लेवल पे अच्छा हो रहा है, और US, ब्रिटेन और चाइना को छोड़ करके अदर जो P5 कंट्री है उनके साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन भी अच्छा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि बायलैटरल लेवल पे हम उनको ये समझा पाने में सक्षम हो कि आप एक तरफ पाकिस्तान को फाइटर प्लेन बेचते हो रिसेंट में, और वो पाकिस्तान FATF के उनको ग्रे लिस्ट से बाहर लाने में हेल्प करते हो, और आप टेररिज्म को लेकर के मतलब वर्ल्ड स्टेज पे आप चिल्लाते हो। तो भारत को उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे टेररिज्म को लेकर के एक कंसेंसस बन पाए और उस पर हम लोग ठोस कदम ले। ठीक है, ठीक है। देखिए, जैसे अभी आतंकवाद पे बात हुई है तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हम उसमें ट्रेडिशनल वेज ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं, बट वी हैव टू आल्सो लुक फॉर द नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ टेररिज्म। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है साइबर टेररिज्म जो है ये बहुत बड़ा ख़तरा बन के उभरा है। आज के किसी आतंकवादी को बंदूक की ज़रूरत नहीं है, वो लैपटॉप लेके कुछ भी कर सकता है। तो
तो हमें इस पे एक कंसेंसस बिल्डअप करने की ज़रूरत है, इस पे इंटरनेशनल लॉ डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें सारे G20 कंट्रीज़ जो है एक लॉ बनाए और जिसमें जो भी मल्टीपल कंट्रीज़ में जैसे अगर हम लोग रिसेंट में अगर बात करें, जैसे वानाक्राई रैंसमवेयर था, अभी रिसेंट में एम्स में अटैक हुआ, उसमें साइबर अटैक हुआ एम्स के, तो हमें इनको पहली बात प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद में क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे आपके लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो हमें एक इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत है। और तीसरी बात, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल होते हैं जो कि जिनका मतलब किसी गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर हमें इन पर कंसेंसस बिल्डअप करने की ज़रूरत है जिस पे सभी पे हम होकर। मेरा आखिरी सवाल आज का, देखिए भारत युवा देश है और G20 जो सदस्य देश हैं वो युवाओं को क्या दे सकते हैं, और भारत के युवाओं के लिए ये कितना बड़ा अवसर है भारत को G20 प्रेसिडेंसी मिलना। तो आप सभी युवा हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट रखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए G20 देशों के माध्यम से? देखिए, किसी भी देश में गरीबी हटाने के लिए कई रास्ते होते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होता है कि वहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करना। तो ये G20 की जो अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है, उससे हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, FDI की, वो FDI काफ़ी मात्रा में आएगा, क्योंकि एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है वो G20 में उठाई गई है। और जो FDI जो सारे जो बड़ी इकोनॉमीज़ है G20, वो इंडिया को एज अ स्टेबल कंट्री देखता है, और जो सारी MNC कंपनीज़ है वो इंडिया के अंदर FDI फ्लो करने में और अनएम्प्लॉयमेंट हटाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जहाँ तक बात एक्सपेक्टेशन की है कि G20 से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, मैं आता हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज़ की, इंटरनेशनल रिलेशन की बातें होती है। बट मैं इस चाह रहा हूँ कि अभी हमारा SIS जो G20 हमें मिली है, फिर भी हमारी SIS को बहुत कम इवेंट्स मिले हैं। एकेडमिक्स को और इंक्लूड करना पड़ेगा, एकेडमिक डायमेंशन को लाना पड़ेगा। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, या फिर भाई साहब ने बोला था कि इवेंट सिर्फ बॉयल डाउन उसको करने पड़ेंगे, और जो ट्रू सेंस में एक बिल्डअप कर सकता हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। SIS में और ज़्यादा इवेंट्स आने पड़ेंगे ताकि हमारे जो एकेडमिक्स डोमेन है, जो उससे ज़्यादा बेहतर तरह से समझते हैं, वो अच्छे तरह से उसे डिलीवर कर पाए, सिर्फ इवेंट्स में सबमिट करना रह जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई और मतलब JNU के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी हो, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन की समझ जो बचपन से, या फिर बचपन से नहीं तो करीबन हाई स्कूल से तो बिल्डअप शुरू करना हो जाए, ताकि क्योंकि इंडिया वैश्विक स्तर पर जाना चाह रहा है, तो वहाँ पर ये हेल्प हो, जो कि वहीं से बिल्डअप होते आए कि इंटरनेशनल रिलेशन की समझ वहीं से डेवलप होती जाए। नहीं तो फिर ऐसे कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे डेवलप होना, ये थोड़ा हमें चिंताजनक हो सकता है थोड़ा सा। सर, आपने बोला कि युवा क्या चाहता है, और जैसे आपने SDG में बोला कि जेंडर इनइक्वालिटी, तो मैं उस पर बोलना चाहूँगी कि ग्लोबली हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी का इशू है, लेकिन भारत क्या उदाहरण दे सकता है? भारत के 2 उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। एक है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम लोकल लेवल पे महिलाओं को जोड़ते हैं, उनको हम लोन्स दे रहे हैं, जैसे कि उनको निधि दे रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बिजनेस जैसे उनको एम्पावर कर रहे हैं, ये हम चीज़ कर रहे हैं लोकल लेवल पे। सेकंड ये है कि बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में भी स्ट्रगल करना पड़ता है वुमेन को कि गवर्नेंस में आए, पॉलिसी मेकिंग में आए, डिसीजन में आए। तो भारत ने ये किया है कि हमने लोकल लेवल्स पे रिजर्व किया है वुमेन की सीट इन गवर्नेंस। तो वो हम एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारा कितना हम वुमेन के इस एम्पावरमेंट के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। और हम बाकी साउथ कंट्रीज़ को भी ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम कोई उदाहरण नहीं देख सकते, ये नहीं है। हम अपने लोकल इनोवेट करके हमारे पॉलिसीज़ हम ये उदाहरण दे सकते हैं। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है मुख्य तौर पर। तो मुझे लगता है कि G20 एक ऐसा मंच है जिसके थ्रू भारत जो है अपनी प्रेसिडेंसी के थ्रू पूरी दुनिया में अपने सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है, और पूरी दुनिया की जो MNC कंट्रीज़ के MNCs हैं वो भारत में आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेगी भारत में अगर, तो निश्चित तौर पर जॉब क्रिएशन होगा बहुत बड़े लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल सा मोमेंट है, भारत को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और डिफरेंट देशों की अगर MNCs भारत में आती है, जॉब क्रिएशन होगा, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक अच्छा मौका रहेगा।
जैसे कि आपने युवाओं के बारे में सवाल किया तो जैसे मित्र ने कहा कि ये बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। मेरे ख्याल से बेरोज़गारी के साथ में युवा यह भी चाहता है कि स्किल्ड युवा नहीं है देश में। युवा बहुत है लेकिन क्योंकि स्किल नहीं है लोगों के पास, इसलिए कहीं न कहीं युवा यदि स्किल्ड होगा तो और उसके लिए संभावना आएगी। साथ में आज युवा सिर्फ यह नहीं चाहता कि वो सरकारी नौकरी करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट के साथ आज युवा देखते हैं। तो सरकार के तरफ से या सिविल सोसाइटी की तरफ से ऐसा उन्हें यदि सहयोग मिले तो बहुत अच्छा होगा। तीसरे दौर पे यदि हम देखें तो एजुकेशन, जैसे हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आज यदि अच्छा है तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आज हमारे सामने हैं जो कि अच्छा कर रही है। ऐसी अन्य जगहों पे भी यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, अलग अलग राज्यों में बननी चाहिए, ताकि एक जो जेंडर गैप है या जैसे स्किल गैप है, इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करके हम मैक्सिमम लोगों को एक अम्ब्रेला के अंडर लाके और देश के सतत विकास की बात करें। निश्चित रूप से आज का युवा भविष्य का निर्माता है और जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता का निर्वहन भारत कर रहा है और जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम विश्व को एक बेहतर स्थान, जो कि रहने की एक बेहतर जगह होगी, वो हम बना पाएंगे, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, इसको निश्चित रूप से हम सभी मिलकर साकार करेंगे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने हम इस डिबेट की चर्चा कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो युवा है उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि यदि वो अपनी दोनों भुजाएं किसी दिशा की तरफ खड़ा होकर फैलाकर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े चक्रवात भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस उम्मीद के साथ कि भारत की G20 की अध्यक्षता भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विकास में सहायक होगी, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। संसद टीवी के अलावा इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।